गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोनिका यादव और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 5 जो कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर का है। ओके, तो इसमें क्या है, आपका मैंने लास्ट लेक्चर में राउल्ट्स लॉ तक करा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें क्या है, पहली हेडिंग है ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्पदाब। क्या है, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी भी द्रव में कोई भी ठोस घुला हुआ है तभी तो बनेगा ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्पदाब। और उनके वाष्पदाब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने कोई द्रव लिया और उसमें कोई ठोस घोल दिया है ना, तो उसका वाष्पदाब क्या होगा उसके बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 मोल सॉल्वेंट 1 मोल सोल्यूट। ठीक है, मैं पहले इसका मतलब समझा देती हूँ। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉल्वेंट बोलते हैं विलायक को, सॉल्वेंट बोलते हैं विलायक को, और सोल्यूट बोलते हैं विलेय को। तो इस वाले बीकर में हमने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट लिया है, इसमें कोई भी सोल्यूट नहीं मिला हुआ, ये बिल्कुल प्योर है। दूसरे वाले बीकर में क्या लिया है हमने, सॉल्वेंट के साथ उसमें सोल्यूट भी मिलाया हुआ है। ठीक है, दोबारा से समझिए, इसमें केवल विलायक है, यानी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो आप ये समझिए इसमें केवल पानी है, जितने भी अणु हैं वो पानी के अणु होंगे, इसमें और कुछ नहीं है। और जो दूसरा बीकर है, इसमें पानी के साथ साथ आपने कोई भी विलेय पदार्थ घोला है, लाइक आप NaCl मान सकते हैं, शुगर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ घोला हुआ है। तो ये 2 बीकर हैं। अब हम इन दोनों में क्या देखेंगे कि इनके वाष्पदाब में क्या अंतर है, क्या दोनों का सेम आता है या कोई इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पहला है प्योर सॉल्वेंट, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। मैंने सॉल्वेंट के लिए लिखा है P0 और सॉल्यूशन के लिए लिखा है P। ठीक है ना, किसी किसी बुक में ऐसा होता है PS मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए और सॉल्वेंट को केवल P मान लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, सॉल्वेंट के लिए ना NCERT की बुक में नोट लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, और जो सॉल्यूशन है उसके लिए केवल P है। तो मैं NCERT से पढ़ा रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाई चांस आप कुछ और भी मानते हैं ना, तो मानना ही तो है, बात तो वही है ना। P0 यहाँ पे विलायक का वाष्पदाब है, P विलयन का है। आप PS को बोल दोगे विलयन का वाष्पदाब और P को क्या बोल दोगे, विलायक का, बात तो वही है, बस चीज़ों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में। तो लाइन में से कौन सा ज़्यादा है, किसका वाष्पदाब ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट, यानी क्या है, सारा का सारा शुद्ध विलायक है, यानी कि सारा पानी है। तो पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। तो क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो पानी बॉईल होना स्टार्ट कर देता है और पानी के अणु धीरे धीरे वेपर बन के उड़ने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, आपका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्वेंट के साथ साथ उसमें सॉल्यूट है। तो इसमें पानी के साथ साथ आपका कोई भी विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ जो होता है ना, वो अवाष्पशील होता है, या फिर ऐसा होता है जो विलायक का मतलब क्वथनांक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पे विलायक उबल जाए, क्वथनांक होता है जिस पे वो उबले, तो उससे ज़्यादा हो उसका, तो वो तो लेट उबलेगा, तो पानी तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सोल्यूट है वो तो नहीं उबलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सतह पर जम जाता है। और जो सॉल्वेंट के अणु हैं जो क्या चाहते हैं, वो ऊपर जाना चाहते हैं, उनको रोकता है। ठीक है ना, उनको ऊपर नहीं जाने देता है, वो यहाँ पे जमा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन में क्या होता है, भाप कम बनती है और इसमें क्या बनती है, भाप ज़्यादा बनती है। तो जिसमें भाप ज़्यादा बनेगी उसका वाष्पदाब ज़्यादा होगा, जिसमें भाप कम बनेगी उसका वाष्पदाब कम होगा। बस ये इतना ही टॉपिक था। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा होता है विलयन के वाष्पदाब से। क्यों होता है ये मैंने समझा दिया, क्योंकि इसमें सारे अणु विलायक के ही होते हैं, इसमें कुछ अणु विलेय के होते हैं जो कि रास्ते में रुकावट का काम करते हैं। ठीक है ना, सॉल्वेंट के अणु को जाने नहीं देते हैं विलायक के, तो वो क्या करते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं, इस वजह से भाप कम बन पाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है। ठीक है, विलायक का क्या होता है, अधिक होता है, तथा विलयन का वाष्पदाब कम होता है। बस ये रहता है आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं। जो विलयन किसी भी कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन कोई भी हो आपकी, अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ना, तो उनको आदर्श विलयन कहते हैं। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आता है तो आपको ऐसे आएगा, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये आते हैं शॉर्ट में, तो इसलिए मैंने लिख दिए हैं। तो आदर्श विलयन लर्न कर लेना, यहीं से इतना ही, इसको समझ लो। ठीक है, जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर लेना, नहीं चाहते हैं इसको स्किप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, वो छोड़ सकते हैं। जिन्हें केवल पास होना है तो वो यहाँ तक ही कर लें। ठीक है, तो आ जाते हैं आप मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर। अगर आप मिश्रण बना रहे हो तो उसके लिए आप अवयवों को क्या करोगे, मिश्रित करोगे, तो वो शुद्ध अवयव होने चाहिए, यानी
यानी कि शुद्ध का मतलब है विलायक और विलय को आप मिश्रित करके अगर विलयन बना रहे हो तो विलायक भी अपने आप में शुद्ध होता है, विलय भी अपने आप में शुद्ध होता है, उसके बाद ही तो विलयन बनता है। तो वही कह रहा है ये मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। जो आप मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा ना, ये एंथैल्पी क्या होता है बच्चे, एंथैल्पी से आपको हमेशा ऊर्जा याद रखनी है। ओके, एंथैल्पी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एंथैल्पी ऊर्जा ही होता है। ओके, ये आपको लर्न रखना है। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, जहाँ पे भी एंथैल्पी का नाम आए वहाँ को आपको ऊर्जा से रिप्लेस कर देना, उसको आप अपने दिमाग में ऊर्जा समझ के उसको पढ़ना, ठीक है। तो मिश्रण बनाने का जो ऊर्जा परिवर्तन है, यानी कि जो भी एनर्जी चेंज आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और आयतन परिवर्तन, जो भी वॉल्यूम चेंज आएगा वो भी क्या होगा, जीरो। आप जो चेंज रिप्रेजेंट करते हो ना, वो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, जैसे मैं कहूँ वॉल्यूम चेंज तो आप बोलोगे डेल्टा वी, मैं कहूँ एंथैल्पी चेंज आप बोलोगे डेल्टा एच। एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आयतन को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बात होती है परिवर्तन की तो उसके आगे डेल्टा लगा देते हैं। लेकिन ये परिवर्तन क्या है, मिश्रित करने पर यानी मिश्रण बनने पर है ना, तो इसके यहाँ पे मिश्रण लिख देंगे नीचे, ठीक है। डेल्टा मिश्रण एच, यानी मिश्रण बनने पे जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होगा, मिश्रण बनने पे जो वॉल्यूम चेंज है वो जीरो होगा। इसका अर्थ ये है। तो ये आदर्श विलयन का एक गुण होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। का अर्थ यह है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता। ये जो आपने पढ़ा है ना आदर्श विलयन की प्रॉपर्टी, इसका अर्थ ये होता है कि अवयवों को जो आप मिश्रित करते हो ना, तो ना तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी कि निकलती है, और ना अवशोषित होती है, ठीक है, यानी कि वो ग्रहण करती है। यानी ये जो प्रोसेस होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है ना इसमें ऊष्मा निकलती है और ना इस ऊष्मा अवशोषित होती है। अब आ जाता है आपका अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या होता है, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। आदर्श विलयन वो विलयन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ओबे करे, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे वो हो गया आपका अनादर्श विलयन, ठीक है। तो अब आ जाता है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लो। जैसे उसकी पढ़ी थी ना हमने, मिश्रण बनाने पर क्या होता है, डेल्टा वी और डेल्टा एच जीरो होता है। इट मीन्स ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है ना उत्सर्जित होती है। आप ऊष्मा ऊर्जा कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, इस प्रकार के विलयनों का वास्तव राउल्ट्स लॉ के द्वारा प्रेडिक्ट किए गए वास्तव से या तो अधिक होता है या कम होता है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, पता लगाए हुए। तो इस प्रकार के विलयनों का जो अनादर्श विलयन होते हैं, इनका जो वास्तव होता है ना अनादर्श विलयनों का, वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा जो प्रेडिक्ट किए गए वास्तव है, जो राउल्ट्स लॉ से वास्तव निकल के आया है ना, तो उसके वास्तव से या तो अधिक होगा या कम होगा। ध्यान से सुनना, जो अनादर्श विलयन होते हैं इनका जो वास्तव आता है उससे या तो कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा हो, अधिक हो, तो यह विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। देखो बच्चा, अगर अनादर्श विलयन का वास्तव राउल्ट लॉ से जो वास्तव आया है उससे ज़्यादा हो तो वो धनात्मक विचलन दर्शाता है राउल्ट नियम से। ओके, कहाँ से दर्शाता है, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन। और यदि यह कम होता है तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें एक बार दोबारा मैं बोल देती हूँ। आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, और अनादर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। आदर्श विलयन में क्या होता है, जो डेल्टा वी और डेल्टा एच होते हैं वो जीरो होते हैं मिश्रण बनाने पर। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि ना तो ऊष्मा या फिर आप ऊर्जा बोल सकते हो उत्सर्जित हो रही है, ना अवशोषित की जा रही है, ठीक है। अब आपका अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन में आपके दो केसेस होते हैं। आपका क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ के द्वारा आप क्या निकालते हो, वास्तव निकालते हो ना, तो अनादर्श विलयन का वास्तव या तो उससे अधिक आएगा या फिर कम आएगा। अगर वो अधिक आता है तो वो राउल्ट लॉ से क्या करेगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा, और अगर कम आता है तो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो इस चीज़ को अब हम ग्राफ से समझते हैं। ओके, तो ये ईजी से ग्राफ है, जैसा आपने राउल्ट लॉ का पढ़ा था ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बस एक चीज़ अलग है। ये वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली आप यहाँ से जाते देख रहे हो, ये राउल्ट्स लॉ में जब आपको बनानी है ना, तो ये वाली लाइन को मतलब आगे तक लेके जाना है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है इसको नीचे लाना है। यानी कि जो मैं अगर आपको बताऊँ तो ग्राफ आएगा ना, इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये इधर आएगी ये वाली लाइन नीचे और ये वाली ऊपर, ठीक है, इस तरीके से।
यहाँ इसमें थोड़ा उल्टा है, बाकी है सेम। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे क्या करना है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो सेम बनाना है। ओके, तो मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले इस टाइप से बॉक्स सा बना लेना है। ओके, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने ओपन रखा है। तो आपको क्या करना है, पहले x1 = 0 और x1 = 1, दो केस लेने हैं। ये वाली लाइन आपकी मोल अंश के लिए और ये वाष्प दाब के लिए, ये मोल अंश के लिए, वाष्प दाब के लिए। ओके, तो सेम ही है दोनों में। तो क्या करना है, एक बार x1 = जब 0 था और x2 = 1 था, तो आपकी लाइन जाएगी ये वाली। ओके, और जब आपका x1 = 1 था, x2 = 0 था, तब जाएगी आपकी ये वाली लाइन। x1 का इधर की साइड चलेगा और x2 का इधर की साइड चलेगा। ओके, ऊपर वाष्प दाब है। अब आपको क्या करना है, जब धनात्मक विचलन की बात होगी ना, ध्यान से सुनना, धनात्मक विचलन की बात होगी तो आपको जो भी कर्व बनानी है वो लाइन से अपर साइड बनानी है। ठीक है, लाइन से ऊपर की ओर बनानी है। कब, जब धनात्मक विचलन की, धनात्मक का मतलब ऊपर और ऋणात्मक का मतलब नीचे। और बात होगी अगर ऋणात्मक विचलन की, तो आपको कहाँ बनाना है, कर्व नीचे की साइड बनाना है लाइन से। ओके, तो ये दोनों समझ में आई इस तरीके से। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ये जो पॉइंट आए हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आपका विलयन के वाष्प दाब आ जाता है। ये वाली लाइन आपकी विलयन के वाष्प दाब को शो करती है। ओके, वही काम इसमें करना है। ओके, तो ये जो आई है ये वाली लाइन, ठीक है, और एक लाइन ये वाली है, और इन दोनों को मीट कर दिया तो विलयन के लिए आए। आप कर्व ड्रॉ करोगे और कर्व क्या करोगे, अपर साइड ड्रॉ करोगे। जैसे ये P1 के लिए आप कर्व निकालोगे ना, तो ये जो लाइन है ये वाली, इसके ऊपर से इस तरीके से लेके जाओगे। ठीक है, लाइन के ऊपर। सेम इसके लिए इस लाइन से ऊपर, और विलयन के लिए इस वाली लाइन से ऊपर। देखा, तीनों जो कर्व बनाई हैं हमने, वो जो लाइंस आई हैं उनसे ऊपर बनाई हैं। तो यही है आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। ओके, अब देख लेते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन भी वही है, ये मोल अंश के लिए, वाष्प दाब के लिए। इधर x1 जा रहा है, इधर x2 जा रहा है। x1 0 x2 1 था तो ये लाइन आ गई, x1 0 था x2 0 था तो ये वाली लाइन आ गई। सेम ही चीज़ें हैं, बस क्या है, आपको जो कर्व है ना वो चेंज करने हैं। इसमें कर्व धनात्मक विचलन वाले में अपर साइड बनेगी और इसमें नीचे की साइड बनेगी, लोअर साइड। कैसे, आपकी ये रही लाइन जो खींची है, इसके नीचे इस तरीके से, ये वो लाइन है जो आपने खींची हुई है, इसके नीचे से इस तरीके से, और ये वो लाइन है जो विलयन का वाष्प दाब शो करती है। तो इसका कर्व जो विलयन के वाष्प दाब के लिए वो ये आएगा। ओके, तो आपको टॉपिक संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। देखो, संतृप्त का मीनिंग आपने सुना होगा, जैसे कोई इंसान तृप्त हो गया ना, संतृप्त मतलब उसका पेट भर गया। ठीक है, अब वो और नहीं खा सकता है। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है संतृप्त का। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, वह वो विलयन होता है जिसमें दिए गए ताप और दाब पर टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रखना है, आपको उसको चेंज नहीं करना है। और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, उसमें आप और अधिक विलय नहीं घोल सकते हो, तो उसको ही कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे आप ये मानो कि आपने 1 कप पानी ले लिया, उसमें आपने चीनी घोलना स्टार्ट किया, आपने उसमें इतनी चीनी घोल ली, इतनी चीनी घोल ली है कि अब आप ना उसमें और चीनी नहीं घोल सकते हो। समझ में आया, अब आप उसमें और चीनी नहीं घोल सकते। एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना, आप मान के चलो आपने 1 कप पानी लिया, उसको किसी बाल्टी में, मान लो बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, आपने 1 कप चीनी उसमें डाल दी, तो पानी भी 1 कप है, चीनी भी 1 कप है, आपने डिज़ोल्व कर लिया। खूब मेहनत लगेगी, कर लिया, हो गया। चलो फिर मैं बोलूँ 1 कप और चीनी डालो इसमें, आप डालना स्टार्ट करोगे, 1 चम्मच करके डालो, या 1 कप पूरा डाल दो, तो 1 कप पानी में 2 कप चीनी आना मुश्किल है। या फिर 2 कप आ गई तो मैं कहूँ और डाल दो, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, तो जिस टाइम क्या होगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगी, चीनी नहीं घुलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं संतृप्त विलयन। ना हमने ताप बदला है, ना हमने दाब बदला है। तो इसका एक बार मीनिंग समझ लो, ताप और दाब को स्थिर क्यों रखा गया है, इनको बदल क्यों नहीं सकते। बच्चा ऐसा होता है, देखो आप चीनी घोल रहे हो ना, नहीं घुल रही ना, लेकिन जब आप उसे गैस पे रख दोगे ना, आपने कुछ नहीं करा, पानी और नहीं डाला, पानी वही 1 कप है, चीनी आपने 3 कप या 2 कप जो भी लिए, जब नहीं घुल रही वो एक चीनी आप, लेकिन जब आप उसे गैस पे रख दोगे ना, तो आपको उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगी, और एक टाइम आएगा
कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने तो क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है सॉल्वेंट की, लेकिन ताप बढ़ाने पर या दाब बढ़ाने पर क्या हो जाती है, फिर वो घुलने लग जाती है, वही मात्रा उस विलायक की मात्रा में, है ना। तो वो काम नहीं करना है। उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, जिस पर उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पे और ज़्यादा विलयन नहीं घोला जा सकता, ठीक। तो अब है नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन। तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। असंतृप्त विलयन क्या हो जाएगा, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। सपोज दैट आपके पास 1 कप चीनी है और आपने उसमें 1 कप पानी में आपने उसे घोल दिया है, ठीक है, घुल गई। अभी उसमें आप 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी और घोल सकते हो, तो वो असंतृप्त है, क्योंकि अभी इसमें घुल सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये हेडिंग है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, मैंने नहीं करी है, ठीक है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान, देखो आपका ना ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, और ये सबसे बुक का लास्ट टॉपिक है जो मैंने आज ले लिया है। ये छोटे छोटे से टॉपिक है क्योंकि आज छोटे छोटे टॉपिक लाई है, तो मैंने सबको एक साथ ले लिया है। कल बस आपका एक लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी का, जिसमें आपका क्या रहेगा, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद आपके एक लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल करा दूँगी, 2 लेक्चर में आपका सारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये क्या किया है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको मैंने लास्ट से यहाँ ले आई हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ये पढ़ा दिया, वो पहले पढ़ाने थे, ठीक है ना। सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, असामान्य। असामान्य का मतलब जो सामान्य ना हो, ओके। ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में अधिक या कम प्राप्त होते हों, उन्हें विलेय पदार्थ का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। असामान्य का मतलब है जो होता है ना एक्यूरेट मोलर द्रव्यमान, या तो उससे कम मिल जाए या उससे ज़्यादा मिल जाए, उसको बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में, जो आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है ना किसी भी विलेय का, तो उसकी तुलना में या तो कम हो या ज़्यादा हो, तो उन्हीं का क्या कहेंगे, असामान्य। नाम से ही क्लियर है, असामान्य का मतलब है जो सामान्य से या तो कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए। मान के चलो सामान्य जो मोलर द्रव्यमान है वो 5 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सामान्य 5 है, तो असामान्य का जो मोलर द्रव्यमान निकल के आएगा वो तो या तो 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, या मान लो 5 से 5.3 5.4 इस टाइप से आ जाए, ठीक है, पॉइंट में आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है वही, या तो सामान्य से कम आ जाए या सामान्य से ज़्यादा। यह विलेय पदार्थ के विलयन में संगुणन या आयनन के कारण होता है। ये जो होता है ना असामान्य मोलर द्रव्यमान, आपको फाइंड ही इसलिए होता है, जो विलेय पदार्थ होता है या तो ये संगुणित हो जाता है विलयन में, या फिर क्या हो जाता है, इसका आयनन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, किसी विलयन में के अणुसंख्यक गुणों द्वारा परिकलित मोलर द्रव्यमान को पदार्थ का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे वर्ड है ना परिकलित, तो बच्चे इनका मीनिंग नहीं समझते कि परिकलित का मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं हिंदी के। तो परिकलित का मतलब होता है आपका अनुमान। क्या होता है, अनुमान, ठीक है, अनुमान से अंदाजा लगाना, ओके। तो किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणों द्वारा, मैं कल पढ़ाऊंगी आपको अणुसंख्यक गुण, उनके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे भी किसी का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ओके। तो किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणों द्वारा जो परिकलित मोलर द्रव्यमान होता है ना, को पदार्थ का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ओके। किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणों द्वारा जो अनुमान लगाया हुआ मोलर द्रव्यमान है ना, उसी को क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अनुमान ही तो लगाया है, एक्यूरेट तो नहीं आएगा ना, एक्यूरेट से तो थोड़ा कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, तो वही जो कम या ज़्यादा है वही असामान्य है, ओके। नेक्स्ट है वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक। बिल्कुल वॉन्ट ऑफ गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। 1880 में वॉन्ट ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक गुणांक के बारे में बताया, तो इन्हीं के नाम पे उसका नाम रख दिया वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट ऑफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए, किस लिए, तो वियोजन होता है और संयोजन, तो मैं पहले समझा देती हूँ। वियोजन और संयोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। सिंपल, आप चाहो अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन का मतलब जुड़ना। तो संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए, जो इनकी सीमा है ना, कहाँ तक वियोजन हो सकता है, कहाँ तक संयोजन हो सकता है, उसी के निर्धारण के लिए गुणांक, उस गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वॉन्ट ऑफ गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो एक गुणांक आई, जिसे वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं, प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। तो सिंपल क्या याद रखना है, वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है। 1880 में वॉन्ट ऑफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए गुणांक प्रतिपादित किया, जिसे आई से दर्शाते हैं, और इसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूले हैं 3, तो तीनों फॉर्मूले क्या कर लेने हैं, आपको लर्न कर लेने हैं। बिल्कुल गुणांक निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। सिंपल से फॉर्मूले हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसा है।
देखो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का रेशियो निकाल लो, वही आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा। ऊपर क्या रखना है, सामान्य, जो सामान्य होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा है, और नीचे क्या रखना है, या तो वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ठीक है, वो असामान्य होगा। ओके, नेक्स्ट आप आई को इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, तो किस तरीके से कर सकते हो, प्रेक्षिक अणुसंख्यक गुण और अपोन में परिकलित अणुसंख्यक गुण। तो अभी मैंने क्या बताया था, परिकलित का मीनिंग बताया था अनुमान, है ना, अनुमान जो लगाया है, यानी कि जो आपने किसी फॉर्मूले से या कैसे भी निकाला है, लेकिन वो परिकलित है, प्रैक्टिकली नहीं निकाला है आपने, उसका बस अनुमान लगाया है। और प्रेक्षित का मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया है, यानी प्रैक्टिकली निकाला है, ऑब्जर्व किया है। ओके, तो प्रेक्षित का मतलब ऑब्जर्व करना और परिकलन का मतलब अनुमान लगाना। तो आप जो प्रेक्षित है ना, जो असली वाला है, उसको ऊपर रखना है, और जो मतलब निकाला है जो कम या ज़्यादा होगा उसको नीचे रखना है। तो दोनों केसेस में सेम ही बात है। यहाँ मोलर द्रव्यमान को रखा है ऊपर, मतलब इसको मान सकते हो आप सही, ऊपर सही वाले को रखा है, और नीचे जो थोड़ा सही है, इससे कम या ज़्यादा। ऐसे ऊपर किसको रखा है, ऑब्जर्व वाले को, जो ऑब्जर्व किया होगा वो तो बिल्कुल एक्यूरेट आया होगा ना, तो नीचे परिकलित को, जो अनुमान लगाया होगा वो थोड़ा कम या ज़्यादा आया होगा। ओके, अब है आई की वैल्यू एक फॉर्मूले की हेल्प से और निकाल सकते हैं, वो होता है संगुणन या वियोजन। जुड़ना या टूटने के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या। देखो चेंज होती है ना, जब कुछ अणु जुड़ जाएंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे, कुछ अणु अगर वियोजित हो जाएंगे तो भी नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे। तो संगुणन और वियोजन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो उनको रखना है ऊपर, और संगुणन और वियोजन के जो पहले थे उनको रखना है नीचे। तो पहले वालों को नीचे रखना है और बाद वालों को ऊपर रखना है। तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, पहले ऊपर रख देना आपको किसको, जो बाद में आए हैं, संगुणन और वियोजन होने के बाद में आए हैं, और जो पहले वाले थे उनको नीचे रख देना है। तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, उसी को आप वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। आपके कई छोटी छोटी डेफिनेशंस जो वेरी शॉर्ट में पूछ ली जाती हैं वो हो गई है, ठीक है। आता है आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, और मैंने ग्राफ भी बनवा दिए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन राउल्ट नियम से। ओके, तो आपको ये सारा चैप्टर जहाँ तक मैंने करा दिया है बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। बस एक वीडियो में थ्योरी पार्ट और हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो में मैं आपकी न्यूमेरिकल करा दूँगी। न्यूमेरिकल मैंने मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे करा चुकी हूँ। मैं अब आपके राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ और जो भी मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ाने वाली हूँ उनके न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में ला दूँगी। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।